नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परिवार लर्निंग विद देव पर। तो दोस्तों, आज ही हमारी यूपी ट्रिपल पैट 2023 की 19वीं क्लास है, जहां पर हम आगे के 25 क्वेश्चंस को देखेंगे। दोस्तों, हमारे चैनल की तरफ से लगातार यूपी ट्रिपल पैट के लिए क्लासेस कराई जा रही हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर क्लास आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी के शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। तो दोस्तों, अगर बात की जाए उत्तर वैदिक संस्कृति की, तो इसका जो समय काल है तो वो है 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व। कब से कब तक है? तो ये है 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व। चलिए जानते हैं आगे। तो देखिए, जो ऋग्वैदिक संस्कृति का काल है, ठीक है, तो वो माना जाता है 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व। ये मैं आपको पढ़ाया था मैंने। और जो सिंधु सभ्यता का काल है, ये कितना माना जाता है? तो ये माना जाता है 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व। तो ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। और आज हम पढ़ रहे हैं कि उत्तर वैदिक संस्कृति का काल, तो ये कब से कब तक माना जाता है? तो ये माना जाता है 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और ये आज का हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो दोस्तों, अगर बात की जाए कि वह ग्रंथ जिसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है, तो वो है अर्थशास्त्र। ठीक है, वो कौन सा ग्रंथ है? तो वो है अर्थशास्त्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। तो देखिए, क्वेश्चन क्या हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो अब आप बताइए कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसके लिए वृषल शब्द का प्रयोग कहाँ पर किया गया था? तो वो किया गया था मुद्रा राक्षस में। किस में किया गया था? तो ये किया गया था मुद्रा राक्षस में। और मुद्रा राक्षस किसकी कृति है? तो ये है विशाख दत्त की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कालिदास की किस रचना की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में की जाती है? तो दोस्तों, अगर बात की जाए कि कालिदास की वह कृति जिसकी जो तुलना है वो विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में की जाती है, तो वो है अभिज्ञान शाकुंतलम। कौन सी है भाई? अभिज्ञान शाकुंतलम। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और हमारा अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? तो भाई, अगर आपसे पूछा है कि बताइए नाट्य शास्त्र की रचना किस द्वारा की गई, तो वो की गई भरत मुनि के द्वारा। किसके द्वारा की गई? भरत मुनि के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को बेरोजगार दिया? ठीक है, यानी कि जो बेरोजगारों को रोजगार किस सुल्तान ने दिया था? तो वो दिया था फिरोज तुगलक ने। ठीक है, यानी कि अगर आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने बेरोजगारों को रोजगार दिया, तो वो दिया था फिरोज तुगलक ने। किसने दिया था भाई? फिरोज तुगलक ने। चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फिरोज शाह तुगलक कौन था। तो दोस्तों, अगर बात की जाए फिरोज शाह तुगलक की, तो इसका जो जन्म है वो है 1351 से लेकर 1388 ईस्वी में। ठीक है, अच्छा, इसके पिता का नाम क्या था? तो भाई, इसके पिता का नाम था रज्जब। ठीक है, अगर आपसे पूछ रहा है कि बताइए फिरोज शाह तुगलक के पिता का नाम क्या था, तो इसके पिता का नाम था रज्जब। अच्छा, इसकी माता का नाम क्या था भाई? तो इसकी माता का नाम था बीबी जैला। ठीक है, इसकी माता का नाम था बीबी जैला। और इसकी आत्मकथा कौन सी थी? तो इसने लिखी थी फतुहात फिरोज शाही। अगर आपसे पूछा है कि बताइए फतुहात फिरोज शाही नामक आत्मकथा किसकी, तो वो है फिरोज तुगलक की। और यह सिक्कों पर खलीफों का नायब खुदवाने वाला प्रथम शासक था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि बताइए वह कौन सा सुल्तान था जिसने सिक्कों पर खलीफे का नायब खुदवाया था, तो वो था फिरोज शाह तुगलक। इसने सर्वप्रथम सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, जो फिरोज शाह तुगलक था इसे सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रगामी भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा है कि बताइए दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसे सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रगामी कहा जाता है, तो वो था फिरोज शाह तुगलक। कौन था भाई? फिरोज शाह तुगलक। और एक विद्वान था एलियट, जिसने इसे सल्तनत का अकबर कहा। तो अगर आपसे पूछा है कि बताइए सल्तनत का अकबर किसे कहा जाता है, तो भी कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक को। और दोस्तों, अगर बात की जाए भाई फिरोज शाह तुगलक, तो इसने सल्तनत काल के 24 करों को ख़त्म करके केवल 4 कर लगा दिए थे। बहुत ही प्रसिद्ध है ये पॉइंट कि वह कौन सा सुल्तान था जिसने सल्तनत काल के 24 करों को ख़त्म करके 4 कर लगाए थे, तो वो था फिरोज शाह तुगलक। अच्छा, कौन कौन से कर थे? तो ये था खराज था, ठीक है, खराज था, खम्स था, जजिया था और जक़ात था। जो खराज था वो था लगान से संबंधित, और जो खम्स था ये था युद्ध में लूट खमन। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला जजिया, तो ये इसने किस पर लगाया था? तो ये लगा था ब्राह्मणों पर। और जक़ात किस पर लगाया था? तो जक़ात लगा था मुस्लिमों पर। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको याद होने चाहिए।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। तो देखिए फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। तो अगर आपसे पूछ रहा है कि बताइए दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान कौन सा सुल्तान था जिसके दरबार में दासों की संख्या सबसे अधिक थी या गुलामों की संख्या सबसे अधिक थी, तो वो था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, और इसने गुलामों की देखभाल के लिए दीवाने बंदगान नामक एक विभाग की स्थापना की थी। और ये जो था ये ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक था। तो अगर आपसे पूछा है कि बताइए ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था, तो वो था फिरोज शाह तुगलक। और इसने मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं और लड़कियों की सहायता के लिए दीवाने खैरात नामक विभाग की स्थापना कराई। तो बताइए दीवाने बंदगान की स्थापना किसने कराई? फिरोज शाह तुगलक ने। किसके लिए थी? तो ये थी गुलामों की देखभाल के लिए। और दीवाने खैरात की स्थापना किसने की? तो वो भी की फिरोज शाह तुगलक ने। और ये किस लिए थी? तो ये थी मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं और लड़कियों की सहायता के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे चैनल पर लगातार कंटिन्यू बेसिस पर इसकी क्लासेस कराई जा रही हैं। चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया नेक्स्ट। इसने फिरोजाबाद, फतेहाबाद, फिरोजपुर और जौनपुर नामक नगरों की स्थापना की। तो अगर आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए वह कौन सा सुल्तान था जिसने फिरोजाबाद, फतेहाबाद, फिरोजपुर, जौनपुर नामक नगरों की स्थापना की, तो वो था फिरोज शाह तुगलक। और इसने इक्ता प्रथा को दोबारा से शुरू कराया जिसे विरासत का सिद्धांत कहा जाता है। तो दोस्तों जो इक्ता प्रथा थी जो दोबारा से किसने शुरू कराई थी, तो ये कराई थी फिरोज शाह तुगलक ने। और पहले किसने कराई थी? तो पहले ये कराई थी इल्तुतमिश ने। किसने कराई थी? इल्तुतमिश ने। चलिए और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसने महिलाओं के पीर मज़ारों पर जाने पर रोक लगा दी थी। ठीक है, यानी कि जो महिलाएं जो पीर मज़ारों पर जो जाती थीं तो उसने उस पर रोक लगा दी। और इसके साथ ही इसने सोने चांदी के बर्तनों पर भी रोक लगवा दी। और इसने चांदी का शशगनी सिक्का चलाया था। अगर आपसे पूछ रहा है कि बताइए वह कौन सा सुल्तान था जिसने चांदी का सिक्का चलाया था, तो वह था फिरोज शाह तुगलक। और जो तारीख़ फिरोज शाही है ये किसकी कृति है? तो ये है बर्नी की कृति। ठीक है, यानी कि जो तारीख़ फिरोज शाही किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है बर्नी के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह अशोक के 2 स्तंभों को दिल्ली लाया था जो कि निम्नलिखित हैं। तो भाई कौन कौन से थे? तो एक तो है दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख और दूसरा है मेरठ स्तंभ लेख। तो ये जो दोनों स्तंभ हैं, लेख हैं, ये अशोक के थे। और इसे दिल्ली में कौन लाया था? तो वो लाया था फिरोज शाह तुगलक। चलिए दोस्तों यहाँ से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू होता है। अनवारे सहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो दोस्तों अगर आपसे पूछ रहा है कि बताइए अनवारी सहेली जो ग्रंथ है वो किसका अनुवाद है, तो वो है पंचतंत्र का। किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई है विष्णु शर्मा के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहा जाता है? तो अगर आपसे पूछ रहा है कि बताइए वह कौन सा शासक था जिसके काल को संगमरमर का काल कहा जाता है, तो वो था शाहजहाँ। कौन था भाई? शाहजहाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों अगर बात की जाए भाई भूदान आंदोलन की, तो इसका जो प्रारंभ किया था तो वो किया था विनोबा भावे ने। किसने किया था? विनोबा भावे ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। संविधान सभा से क्वेश्चन जरूर एक पूछा जाएगा, आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो बताइए संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब अपनाया गया था? तो दोस्तों अगर बात की जाए कि भाई राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अपनाया गया था, तो वो अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। कब अपनाया गया था भाई? 22 जुलाई 1947 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? तो दोस्तों अगर बात की जाए भाई भारतीय संविधान की, तो यह पूर्ण रूप से तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। कब ये तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। इसके कुछ अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 से ही लागू कर दिया गया था, लेकिन जो पूर्ण रूप से जो संविधान को लागू किया गया था वो किया गया था 26 जनवरी 1950 को। लेकिन आपको याद रखना है कि जो भारत का जो संविधान है ये पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? तो ये हो गया था 26 नवंबर 1949 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रेस की स्वतंत्रता वाला अनुच्छेद है, इसको याद रख लेना। ठीक है, इसको आपको एकदम रट के याद रखना है कि जो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद है तो वो है आपका अनुच्छेद 19। कौन सा है भाई? अनुच्छेद 19। और ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। चलिए सॉरी, नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत नहीं, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्योंकि जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो हैं 36 से लेकर 51 तक। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से? 36 से लेकर 51 तक। तो ये तो है अनुच्छेद 19 है ना, तो ये आता है मौलिक अधिकार के अंतर्गत। चलिए तो दोस्तों पढ़ते हैं आज मौलिक अधिकार के बारे में।
तो देखिए इसका जो वर्णन है ये संविधान के भाग 3 में है, ठीक है। अगर आपसे पूछ रहा है कि बताइए संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है, तो वो है मौलिक अधिकार से संबंधित। इसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन है। चलिए बताइए मौलिक अधिकारों को कहाँ से लिया गया, तो ये नहीं लिया गया अमेरिका के संविधान से। और मौलिक कर्तव्य को कहाँ से लिया गया, तो वो लिया गया है पूर्व सोवियत संघ रूस से। चलिए बताइए मूल संविधान में मौलिक अधिकारों के कितने वर्ग थे, तो भाई जब संविधान हमारा मूल संविधान था तो उस समय मौलिक अधिकार के 7 वर्ग थे, ठीक है। लेकिन वर्तमान में इसके 6 वर्ग हैं। इसमें जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया था, इस वजह से इसमें अब पूरे 6 वर्ग हैं। चलिए जानते हैं सबसे पहले समानता का अधिकार, ठीक है। इसका हम रिवीजन करेंगे, हमने पहले ही पढ़ लिया था समानता का अधिकार। तो भाई देखो क्या था, तो देखिए समानता का जो अधिकार है वो है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। और अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समता या समानता, ठीक है, विधि के समक्ष समानता या समानता। तो देखिए है क्या इसका मतलब, तो ये है जे कि कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं है, और जो कानून है वो सबके लिए बराबर है, ठीक है। चाहे वो अमीर हो गरीब हो चाहे कोई हो, कानून सबके लिए बराबर है और कोई भी व्यक्ति कानून से बढ़कर नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कानून का पालन सबको समान रूप से करना है, ठीक है। जो कानून है उसका पालन सब लोग समान रूप से करेंगे, किसी को भी कानून तोड़ने की इजाज़त नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कानून के नियम सब पर समान रूप से लागू होंगे, ठीक है। कानून के जो नियम हैं वो सभी पर समान रूप से लागू होंगे और किसी भी व्यक्ति के साथ सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये सब आपका दिया है अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता के अंतर्गत। चलिए बताइए अनुच्छेद 15 में क्या दिया गया था, तो अनुच्छेद 15 में दिया गया है भाई कि राज्य के द्वारा धर्म मूलवंश जाति लिंग जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति जिसका कोई भी धर्म हो, चाहे वह किसी भी धर्म का पालन करता हो, चाहे वह किसी भी वंश से संबंधित हो, चाहे उसकी कोई भी जाति हो, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे उसका जन्म कहीं भी हुआ हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हुआ हो चाहे मध्य प्रदेश में हुआ हो, तो इस आधार पर उस पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये दिया है अनुच्छेद 15 में। और अनुच्छेद 16 क्या कहता है, तो ये कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत और अनुच्छेद 18 है आपका उपाधियों का अंत। तो ये सारे पॉइंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं। चलिए आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, और ये कब से कहाँ तक है, तो ये है अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। दोस्तों अब हमारे जो पेपर की डेट भी आ चुकी है, ये आपने देख ही लिया होगा, आपको पता चल गया होगा कि बहुत जल्दी पेपर आ रहा है। 28 और 29 अक्टूबर इसकी डेट है। तो इसलिए अब हम अपने सिलेबस को बहुत ही तेज़ी से करेंगे। हालांकि हमारा सिलेबस पहले से ही काफ़ी तेज़ चल रहा था, और आप में से जो स्टूडेंट लगातार क्लास ले रहे हैं तो उन्हें अच्छा खासा यहाँ से याद भी हो गया होगा, उनकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों फ़िलहाल अब हम अपनी तैयारी को थोड़ा सा और तेज़ कर रहे हैं, और हम जो कुछ टॉपिक वाइज भी हम चीज़ें शुरू कर रहे हैं। जैसे अभी आपने देखा है कि मौलिक अधिकार ही हो रहा है, तो ये स्वतंत्रता का अधिकार हम पढ़ रहे हैं। इसके आगे और फिर हम मौलिक अधिकार कंप्लीट करेंगे। फिर जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनको हम सबको कंप्लीट कर लेंगे। तो बस ये है कि आप क्लास के साथ जुड़े रहिए, ठीक है। सारा सिलेबस बहुत ही स्पीड से आपका कंप्लीट कराया जाएगा। तो बताइए, अच्छा चलते हैं भाई। तो बताओ स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो वो है अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। अब बताइए, तो अनुच्छेद 19 के 1 के ए में क्या दिया है भाई, तो अनुच्छेद 19 1 ए में दिया है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। अगर आपसे पूछ रहा है कि बताइए भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस में दी गई, तो वो है अनुच्छेद 19 1 के ए में। चलिए बताइए अनुच्छेद 19 1 के बी में क्या दिया गया, तो वह है शांतिपूर्ण एवं हथियार रहित सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 19 1 के सी में दिया गया है संघ संगम एवं सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता, ठीक है। संघ संगम एवं सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 1 के डी में दिया गया है भारत के राज्य क्षेत्र में घूमने की स्वतंत्रता। यानी कि देखो ये सारी हमें स्वतंत्रता दी गई हैं जो आर्टिकल 19 में है, ठीक है। और ये कुछ और भी स्वतंत्रताएँ हैं, तो ये कौन कौन सी हैं, तो ये है कि अनुच्छेद 19 1 के ई में दिया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 19 1 के एफ में दिया है कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। तो देखिए ये सारी हमें स्वतंत्रता दी गई हैं, और कितनी स्वतंत्रता है, तो ये हैं पूरी 6 स्वतंत्रता। तो ये भी आपको याद रखना है कि आर्टिकल 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई हैं, तो वो गई 6 प्रकार की स्वतंत्रता। कौन कौन सी, तो पहली स्वतंत्रता भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, उसे पूरी तरह से बोलने की स्वतंत्रता है। और अगला आर्टिकल है कि शांतिपूर्ण एवं हथियार रहित सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, ठीक है। अगर आप कोई भी सम्मेलन करते हैं तो वो बिल्कुल स्वतंत्र होकर आप कर सकते हैं, बस ये कि वो शांतिपूर्ण तरीके से हो और हथियार रहित हो। अच्छा इसके साथ है फिर कि संघ संगम एवं सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता, ठीक है। और ये भी शांतिपूर्ण हथियार रहित तरीके से ही होगा, संघ संगम और सहकारी समिति बनाने की। अच्छा ये नेक्स्ट है हमारा
कि भारत के राज्य क्षेत्र में घूमने की स्वतंत्रता। तो देखिए कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, ठीक है, वो भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में घूम सकता है। इसके लिए उस पर किसी भी बात की कोई पाबंदी नहीं है, तो उसमें घूमने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्रता है। तो ये कहा गया अनुच्छेद 19(1) के डी में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई भारत के राज्य क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता, ठीक है। अब वो भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में बस सकता है। पहले ये चीज़ जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होती थी, ठीक है, लेकिन अब या वहाँ भी लागू होने लगी 31 अक्टूबर 2019 से। आप जानते हो कि जो जम्मू कश्मीर है उसको भी अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, तो इस वजह से अब वो वहाँ भी लागू होता है। चलिए अनुच्छेद 19(1) के एफ में दिया है कि कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, ठीक है। भारत का नागरिक है, वो कोई किसी भी व्यवसाय को कर सकता है, ठीक है, बस कि वो भी व्यवसाय उसका गैर कानूनी ना हो, कोई ऐसा व्यवसाय ना करता हो जिससे देश को नुकसान पहुँचे, बस गैर कानूनी ना हो, बाकी कानूनी वैध तरीके से कोई भी अपना व्यवसाय कर सकता है। चलिए अनुच्छेद 19 क्या कहता है, तो ये कहता है अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 का है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। ये वाला तो कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि बताइए वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है, तो वह अनुच्छेद 21 के काम है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों आगे हमारा आर्टिकल नंबर 22 जिसमें दिया है कि गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। आर्टिकल 23 कहता है कि मानव का दुर्व्यापार, बेगार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। और अनुच्छेद 24 है आपका 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए कारखानों व जोखिम भरे कामों में नियोजन का प्रतिषेध, यानी कि ऐसे बच्चे जिनकी आयु 14 वर्ष से कम है उन्हें कारखाने और जो भी जोखिम भरे काम है जैसे फैक्ट्री हो गया और बड़ी बड़ी मशीनें हैं तो उसमें इन्हें काम में नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। तो ये दिया गया आर्टिकल नंबर 24 में। तो दोस्तों इस तरह से आज हमने कहाँ तक पढ़ लिया, तो हमने पढ़ लिया अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक तो पढ़ाई था, और ये हमने पढ़ लिया अनुच्छेद 19 से लेकर 24 तक, ठीक है। तो अब हमारे जो नीति निषेध जो मौलिक अधिकार हैं ये भी सारे कंप्लीट होने जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का वर्णन किया गया है। तो भाई जो कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा का वर्णन किया गया है वो है आपके अनुच्छेद 38 में। किसमें? अनुच्छेद 38 में। देखिए आगे क्या दिया है, तो ये दिया गया भाई कि जो अनुच्छेद 38 का 1 है वो कहता है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो सके, ठीक है। यानी कि राज्य जो है वो इस तरह से सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे व्यक्ति का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो सके। चलिए आगे है अनुच्छेद 38 का 2, और ये क्या कहता है, ये कहता है कि राज्य आय, सुविधाओं और अवसर की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेगा, ठीक है। यानी कि जो भी हमारे देश में जो आय हैं और जो सुविधाएं, जो भी अवसर की असमानता जो लोगों को सामना करने पड़ती है तो उनको समाप्त करने का ये प्रयास करेगा, ठीक है। यानी कि एक तरीके से जो अमीर और गरीब के बीच में जो खाई है, जो पैसे की अमीरी की जो खाई बनी हुई उसको तोड़ने का ये प्रयास करेगा। तो ये कहता है आर्टिकल 38 का 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का वर्णन है। तो दोस्तों अगर बात की जाए भाई मूल कर्तव्यों की तो ये अनुच्छेद 51 के काम है, ठीक है। अनुच्छेद 51 के काम है। तो देखो जो 36 से लेकर 51 तक है वो तो है राज्य के नीति निश्चक सिद्धांत, और जो 51 का जो काम है तो वो है मूल कर्तव्य। तो ये आपको याद रखना है कि जो मूल कर्तव्य हैं वो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के काम है। और ये कहाँ से लिए गए, तो ये लिए गए पूर्व सोवियत संघ रूस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज का वर्णन है। तो दोस्तों अगर बात की जाए पंचायती राज की तो इसका वर्णन है आपके भाग 9 में। किस में है? भाग 9 में, और इसको भी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये भी आपके सिलेबस में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत के किस राज्य में आलू का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो दोस्तों अगर बात की जाए भाई कि आलू का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो वो होता है भारत के उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर होता है भाई? उत्तर प्रदेश में। चलिए दोस्तों आज हम जानते हैं कि कौन कौन से राज्य किन किन के उत्पादन में सर्वप्रथम है। तो देखिए अगर बात की जाए भाई दालों की, तो दालों के तो भारत में जो सबसे ज़्यादा दालें उगाई जाती है वो होती हैं, उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में, ठीक है। ऐसे ही फलों का उत्पादन भारत में सर्वाधिक कहाँ पर होता है, तो वो होता है उत्तर प्रदेश में। गन्ने का उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में। गेहूँ का उत्पादन भी उत्तर प्रदेश में होता है। चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल में, और सोयाबीन का उत्पादन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सबसे ज़्यादा होता है मध्य प्रदेश में। ऐसी जो मूँगफली का उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा गुजरात में होता है। जो कपास का उत्पादन है वो होता है सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में। तो ये सारे आपको याद रखने, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। दालों के उत्पादन में पहले स्थान पर कौन है? मध्य प्रदेश। फलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश। गन्ने के उत्पादन में उत्तर प्रदेश। गेहूँ के उत्पादन में उत्तर प्रदेश।
चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल, सोयाबीन के उत्पादन मध्य प्रदेश, मूंगफली के उत्पादन में गुजरात और कपास के उत्पादन में महाराष्ट्र। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में है। तो दोस्तों अगर आपसे ये पहाड़ियाँ पूछें कि बताइए गारो खासी और जयंतिया किस राज्य में हैं, तो ये हैं आपके मेघालय में। कहाँ पर है ये, तो ये हैं आपके मेघालय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स किरणों की खोज किसने की थी। तो दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए एक्स किरणों की खोज किसने की थी, तो वो की थी विल्हेम रॉन्टन ने। किसने की थी भाई, विल्हेम रॉन्टन ने। चलिए आगे जानते हैं। तो बताइए जो एक्स किरणों की खोज थी वो तो की थी विल्हेम रॉन्टन ने, और गामा किरणों की खोज किसने की थी, तो भाई गामा किरणों की खोज की थी पॉल विलार्ड ने, ठीक है। गामा किरणों की खोज की थी पॉल विलार्ड ने। और ऐसी पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी, तो भाई पराबैंगनी किरणों की खोज की थी जोहान विल्हेम रिटर ने, ठीक है। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी, तो ये की थी जोहान विल्हेम रिटर ने। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो दोस्तों अगर आपसे पूछ रहा है भाई राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो वो है आपका उत्तराखंड में। किस राज्य में भाई, उत्तराखंड में। चलिए दोस्तों आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में कि ये कहाँ कहाँ स्थित है। तो देखिए जो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है ये है आपका उत्तराखंड में, ठीक है। अगर आपसे पूछ रहा है कि बताइए फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो वो है उत्तराखंड में। ऐसे ही अगर आपसे पूछ रहा है कि बताइए गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये भी आपका उत्तराखंड में है। और जो आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है तो ये भी उत्तराखंड में है। गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। और जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये भी आपका उत्तराखंड में है। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान और जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है। तो अगर आपसे पूछ रहा है कि बताइए फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है, तो फेडरेशन है आपका फुटबॉल से, ठीक है। याद करने की ट्रिक है कि फा से फेडरेशन और फा से फुटबॉल, बहुत आसानी से याद हो जाएगा भाई। तो जो फेडरेशन कप है आपका फुटबॉल से संबंधित है। अब चलिए हम जो कुछ और रिवीजन करते हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो बताइए नेहरू कप किससे संबंधित है, तो नेहरू कप है बास्केटबॉल से, ठीक है। नेहरू कप किससे संबंधित है, बास्केटबॉल से। इसकी ट्रिक क्या हो सकती है कि देखो जो नेहरू जी हैं इनको हम चाचा ही तो कहते हैं प्यार से, इन्हें प्यार से चाचा ही तो पुकारा जाता है। और जो नेहरू जी जो थे जी बच्चों से बहुत प्यार करते थे। तो मान लीजिए जैसे जो बच्चे थे तो वो क्या कहते थे कि अरे भाई चाचा जी बास्केट में बॉल लेकर आ गए, ठीक है। चाचा जी जो हैं वो बास्केट में बॉल लेकर आ गए हैं। तो ये इनकी ट्रिक है कि नेहरू जी बास्केटबॉल, ठीक है। आपको अपने आप याद आ जाएगा। नेहरू को देख के आपको जैसे नेहरू कप जैसे ही आएगा तो आप तुरंत समझ लेंगे कि नेहरू यानी कि बास्केटबॉल, ठीक है। क्योंकि जो इन्हें चाचा जी कहते थे वो चाचा जी जो हैं वो बास्केट में बॉल लेकर आए हैं। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि नेहरू कप बास्केटबॉल। अच्छा उबेर कप किससे संबंधित है, तो भाई उबेर कप है बैडमिंटन से, ठीक है। उबेर कप किससे संबंधित है, तो ये है बैडमिंटन से। आगा खां कप तो ये है आपका हॉकी से, ठीक है। आगा कप किससे संबंधित है, तो ये है हॉकी से। ऐसी देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। और जो संतोष ट्रॉफी है ये है फुटबॉल से संबंधित, ठीक है। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो ये फुटबॉल से है। दोस्तों मैं ये आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ, तब तक तो आपको ये याद भी हो गया होगा। बताइए रानी झांसी ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो ये है क्रिकेट से। रंगास्वामी कप हॉकी से। खेतान ट्रॉफी शतरंज से। ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट से। और डेविस टेनिस। तो ये तो बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मंगोलिया की राजधानी का क्या नाम है। तो भाई अगर बात की जाए भाई मंगोलिया की, तो इसकी राजधानी का नाम है उलान बटोर। क्या है, उलान बटोर। चलिए आगे जानते हैं भाई। तो देखिए मंगोलिया की राजधानी का नाम क्या था, उलान बटोर। और मुद्रा क्या है, तुगरिक। मुद्रा क्या है, तुगरिक। तो आप देखो इसको किस तरह से आप याद करोगे, आप ऐसे याद करोगे कि मंगोलिया उलान बटोर तुगरिक, मंगोलिया उलान बटोर तुगरिक, ऐसे 5-5 बार बोला करो, ठीक है। अपने आप याद हो जाएगा। अब बताइए बहरीन की राजधानी क्या है, मनामा। मुद्रा क्या है, दीनार। तो कैसे याद रखोगे, बहरीन मनामा दीनार, बहरीन मनामा दीनार। बस ऐसे क्रम से याद रखा करो कि भाई बहरीन देश का नाम है, तो इसके बाद में मैं क्या याद करूँगा, राजधानी तो वो होगी मनामा। उसके बाद में मुद्रा तो वो क्या होगी, दीनार। तो हो गया हमारा बहरीन मनामा दीनार, बहरीन मनामा दीनार। अच्छा ताशकंद ताजिकिस्तान की राजधानी का क्या नाम है, तो वो है दुशानबे। और मुद्रा कौन सी है, सोम। ऐसी आर्मेनिया की राजधानी है एरेवान। और मुद्रा क्या है, दाम। तो ये सारे आप याद रख लो कि ताजिकिस्तान दुशानबे सोम, ताजिकिस्तान दुशानबे सोम, आर्मेनिया एरेवान दाम, ठीक है। आर्मेनिया एरेवान दाम। मैंने तो देखो ऐसे ही याद किए थे, जब मैं याद करता था तो मैं एक लाइन से सबको याद करता था, तो मुझे बहुत आसानी से याद हो गए थे। और जब मैं वैसे याद करता था कि भाई ताजिकिस्तान की राजधानी क्या है, तो मुझे याद ही नहीं होता था, मैं ध्यान ही नहीं कर पाता था। और ना मुझे ऐसे मुद्रा याद होती थी। लेकिन जब मैंने एक लाइन से याद करना शुरू किया तो मुझे सीधे याद हो गया।
तो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल आप ऐसे ही याद करो, ठीक है, एक साथ पढ़ते हुए चले जाओ। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। निम्नलिखित में से किसे कर्नाटक का रत्न कहा जाता है? तो भाई जो कर्नाटक का रत्न कहा जाता है तो वो कहा जाता है मैसूर को। किसको कहा जाता है? मैसूर को। चलिए जानते हैं भाई इसके बारे में। तो देखिए जो त्योहारों का नगर है वो कहा जाता है मदुरई को। अगर आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है मदुरई को। और ऐसे जो भारत की कोयला राजधानी है तो ये कहा जाता है धनबाद को। और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। कैसे कहा जाता है भाई भारत का मैनचेस्टर? तो वो कहा जाता है अहमदाबाद को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? तो भाई पोलियो वैक्सीन का आविष्कार करा था जॉन ई साल्क ने। किसने किया था भाई? जॉन ई साल्क ने। चलिए बताइए इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो वो की थी बेंटिंग ने, ठीक है, यानी जो इंसुलिन की खोज है तो वो की थी बेंटिंग ने। और एंटीजन की खोज किसने की थी? तो वो की थी लैंड स्टीनर ने। किसने की थी भाई? लैंड स्टीनर। और पेंसिलिन का आविष्कार तो ये किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? तो भाई वह महिला जो भारत रत्न से सम्मानित हुई थी तो वो प्रथम महिला थी इंदिरा गांधी। कौन थी भाई? इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई जो विश्व विरासत दिवस है वो मनाया जाता है 18 अप्रैल को, ठीक है। 18 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका विश्व विरासत दिवस। चलिए दोस्तों अब हम जानेंगे आज अप्रैल के आज हम महत्वपूर्ण दिवस पढ़ेंगे, ठीक है। आज मैं आपके लिए और दिवस नहीं लेकर आया हूँ क्योंकि देखो क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी और इस क्लास में मैंने आपको बहुत सी ज़्यादा नॉलेज दी है, तो इस वजह से इस क्लास में आज हम सिर्फ अप्रैल के दिवस पढ़ेंगे और अगली क्लास में हम फिर से जनवरी के तो अब हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि जनवरी के मैं जानता हूँ आपको याद भी हो गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे फरवरी, मार्च और अप्रैल के, इन 3 महीनों को रटेंगे। फिर जब इनके कंप्लीट हो जाएंगे फिर फरवरी वाले छोड़ के फिर हम मार्च, अप्रैल और मई के कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इस तरह से हम पढ़ते रहेंगे और फिर जब लगभग 15 दिन के बाद हम फिर से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई फिर से सारे पढ़ लेंगे। तो इस तरह से हम बिल्कुल रट डालेंगे, ठीक है, क्योंकि अब देखिए पेपर में ज़्यादा टाइम बचा भी नहीं है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। चलिए बताइए अप्रैल के महत्वपूर्ण दिवस कौन कौन से हैं। तो देखिए अगर आपसे पूछ रहा है कि बताइए अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न दिवस कब मनाया जाता है, तो भाई अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न दिवस मनाया जाता है 4 अप्रैल को। ऐसी राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछ रहा है कि बताइए राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 5 अप्रैल को। राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और जो विश्व होम्योपैथी दिवस है ये आपका मनाया जाता है 10 अप्रैल को, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न दिवस मनाया जाता है 4 अप्रैल को। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल, राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल और विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल, ठीक है। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल। देखिए यहाँ से तो आप बहुत अच्छे से याद भी कर सकते हैं। जैसे जो राष्ट्रीय खेल दिवस है, भाई खेल किससे जुड़ा? स्वास्थ्य से, तो इसके बाद में स्वास्थ्य हो जाएगा। और स्वास्थ्य होम्योपैथी दवा होती है ना, तो वो भी तो स्वास्थ्य से संबंधित है, तो उसके अगले दिन होम्योपैथी दिवस हो जाएगा। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे तो मैं आपको सारे रटवा दूंगा, इतना रिवीजन कराऊंगा कि अगर आप ना भी चाहोगे ना तो भी आपको याद हो जाएगा। चलिए बताइए राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 11 अप्रैल को। ऐसी समानता दिवस 14 अप्रैल को। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 17 अप्रैल को। अब विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को। विश्व यकृत दिवस 19 अप्रैल को। और राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 21 अप्रैल को। और विश्व पृथ्वी दिवस तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को, ठीक है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए बताइए विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है, तो जो विश्व पुस्तक दिवस है वो मनाया जाता है 23 अप्रैल को। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को। और आयुष्मान भारत दिवस और विश्व पशु चिकित्सा दिवस ये मनाया जाता है 23 अप्रैल को। दोस्तों अप्रैल वाले काफ़ी दिवस हैं, एक बार फिर से हम इनको रिवाइज़ करेंगे। चलिए बताइए अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 4 अप्रैल को, ठीक है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को। राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। विश्व हीमोफीलिया दिवस 10 अप्रैल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल को। समानता दिवस 14 अप्रैल। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल। विश्व यकृत दिवस 19 अप्रैल। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। और आपका हो गया विश्व पुस्तक दिवस। तो अब विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 23 अप्रैल को। और राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल। आयुष्मान भारत दिवस और विश्व पशु चिकित्सा दिवस तो ये मनाया जाता है आपका 30 अप्रैल को।
तो दोस्तों इसी के साथ आज की हमारी क्लास कंप्लीट हो गई है। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी है। और दोस्तों जो भी आपको PDF जो मिलेगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो इसलिए जाकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।